हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, कल आपका फाइनेंस अकाउंट इसने का जो एग्जाम हुआ, उसमें अकाउंटेंसी का जो पार्ट था उसके ऊपर आज मैं कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले दोस्तों की बात करूं अगर पेपर की कि पेपर का लेवल क्या था। दोस्तों, पिछले एक साल से आप लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जो जेकेएसएसबी ने कल पेपर लिया, आपका एग्जाम लिया, उसमें जो अकाउंटेंसी की बात मैं कर रहा हूं, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए वो बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन अगर जेकेएसएसबी पूछेगी तो उसमें क्या होगा, दो दिक्कतें आएंगी। पहली तो जो कट ऑफ है हाई चली जाएगी, और दूसरी चीज ये है कि जो बच्चे पिछले एक साल से प्रिपरेशन कर रहे थे उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा, क्योंकि लेवल इतना कम था कि जिस बच्चे ने 2 महीने पहले भी प्रिपरेशन शुरू की होगी उसने भी वो क्वेश्चन के सेम आंसर दिए होंगे उसके मुकाबले जिसने एक साल पहले से प्रिपरेशन शुरू की थी। तो दोनों का जो आंसर्स हैं वो दोनों सेम होंगे, तो एक तरह से इनजस्टिस हो जाता है उन बच्चों के लिए जो बड़ी देर से मेहनत कर रहे हैं, बड़ी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं। तो जेकेएसएसबी को ये चाहिए कि इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस ना पूछे जाएं जो लेवल है थोड़ा मॉडरेट हो, थोड़ा टफ हो, कुछ क्वेश्चन सिंपल भी पूछे जाए, एक ब्लेंड हो, सो दैट कि कुछ कुछ बच्चों के साथ इनजस्टिस ना हो। दूसरी चीज ये दोस्तों कि जो क्वेश्चंस पूछे गए उसमें 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं, 2 क्वेश्चन तो हैं जिनके आंसर की में आंसर गलत है, और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें लैंग्वेज क्लियर नहीं है कि पूछना क्या चाहता है, तो उनके बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, जेकेएसएसबी ने जो आंसर की निकाली उसके 2 आंसर रॉन्ग हैं, गलत हैं, आंसर की में आंसर गलत हैं। जिन बच्चों ने वो आंसर सही दिए, मैं चाहता हूं उनके साथ जस्टिस हो, दोबारा रिवाइज आंसर की निकले, सो दैट जिन बच्चों ने आंसर सही दिए हैं उनको एटलीस्ट उसका बेनिफिट मिले। और मैं ये भी चाहता हूं कि ये बेनिफिट सिर्फ उन बच्चों को मिले जिन्होंने उसके आंसर्स दिए हैं और जिन्होंने सही आंसर दिए हैं। जिन्होंने गलती दिए हैं उन्हीं में से भी तो उनको बेनिफिट ना मिले, सिर्फ उनको मिले जिन्होंने आंसर दिए, क्योंकि अगर सभी को बेनिफिट देना है तो फिर उसका फायदा कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि सभी को आपने बेनिफिट दे दिया तो सारे फिर सेम लेवल पे आ गए। सो बेनिफिट सिर्फ उनको मिलना चाहिए जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और जिनका जो अटेम्प्ट किया क्वेश्चन उनका आंसर सही था, लेकिन आंसर की वजह से गलत आ रहा है। अब साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जिनकी लैंग्वेज से प्रॉब्लम आ रही है, इनफैक्ट उसका आंसर देने में सबको परेशानी हो रही है, मुझे भी परेशानी होती है कि इसका क्या आंसर बन सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। और ये जो प्रेजेंटेशन है मैं चाहता हूं कि आप सारे दो, मैं भी इसमें करूंगा कंट्रीब्यूट, ताकि जेकेएसएसबी दोबारा से एक रिवाइज आंसर की निकाले और उसमें जो जिन बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ है उनके साथ जस्टिस हो, क्योंकि एक आधा नंबर से भी अगर किसी बच्चे की सिलेक्शन रह जाती है तो उसका मॉरल बहुत डाउन हो जाता है। और इनफैक्ट अभी भी जिन बच्चों ने वो आंसर सही किए हैं और आंसर की वजह से उनका आंसर गलत आ रहा है, तो उनका भी मॉरल काफी डाउन हो जाएगा, उनका मोटिवेशन बहुत कम हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी जेकेएसएसबी इस पे रिवाइज आंसर की निकाले। तो अब जरा देख लें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जिसपे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 41, पहले ये, हाउ फ्रीक्वेंटली इज द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर। ट्रायल बैलेंस हम कितनी बार बनाते हैं? हम क्वार्टरली भी बनाते हैं, हम ड्यूरिंग द ईयर भी बनाते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ भी बनाते हैं, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर भी बनाते हैं। इसके चारों आंसर सही हैं, लेकिन कई बार हमें भी मोस्ट एप्रोप्रिएट चुनना पड़ता है। लेकिन आंसर की में जो इसका आंसर दिया है वो दिया है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, लेकिन यहां बात हो रही है फ्रीक्वेंटली की। फ्रीक्वेंटली मतलब एक से ज्यादा बार। तो एक से ज्यादा बार यानी कि ज्यादा से ज्यादा बार हम कितनी बार बनाएंगे? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में। इसका सी आंसर होना चाहिए, लेकिन दिया है डी। तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, क्योंकि वर्ड फ्रीक्वेंटली यूज कर लिया। अगर फ्रीक्वेंटली ना यूज किया होता तब एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल बनता था, लेकिन फ्रीक्वेंटली मतलब एक से ज्यादा बार। तो एक से ज्यादा बार क्वार्टरली ड्यूरिंग द एंड ऑफ द मंथ। तो एंड ऑफ द मंथ यानी ज्यादा से ज्यादा बार हम कब बनाते हैं? एंड ऑफ द मंथ। हर महीने बनाएंगे तो साल में 12 महीने में बनाना पड़ेगा। तो ये आंसर सही रहता, लेकिन आंसर की में इसका आंसर एंड ऑफ द फाइनेंशियल दिया है। तो इसके बारे में उनको कुछ सोचना चाहिए कि जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज थोड़ी क्लियर हो और उसके हिसाब से उसका आंसर भी हो। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन। चलिए जी, इसमें देखें क्या प्रॉब्लम थी। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इनकम डायरेक्ट टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल। डायरेक्ट टैक्स किस पे नहीं लगता? अच्छा, इसका भी आंसर की में आंसर दिया बिजनेस इनकम, जो कि गलत है। ये आंसर की में आंसर है बिजनेस इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे जो है डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड है। अब इसका अगर मैं आपको रेफरेंस बुक से आंसर दूं तो मैं आपको दिखा सकता हूं। ये देखिए, ये जैन नारंग की इनकम टैक्स की बुक है, उसके एक पेज की मैंने पिक ली है। तो यहां लिखा है चार्जिंग प्रोविजन दैट इज इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन under the head business or profession section 28 the following are the incomes which are chargeable to income tax। जो इनकम टैक्स के अंडर आती है अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, यानी जो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन है वो अंडर द हेड इनकम टैक्स आता है, अंडर सेक्शन 28 पूरी क्लियर तरीके से लिखा गया है। तो ये आप बता सकते हो, जैन नारंग की बुक से ये मैंने जो है पिक ली है। ठीक है, चलिए वापिस आते हैं।
आगे बात करते हैं। तो ये आंसर की में आंसर गलत था, तो जेकेएसएस भी इसको सही करे ताकि बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 58। इसमें देखें क्या प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर 58 में ये रहा क्वेश्चन नंबर 58, इसका भी आंसर गलत है। डैश इज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ए ट्रांजैक्शन डन। तो हमें एक खाली जगह छोड़ी गई है, हमें पूछा कि कौन सा जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है अगर कोई ट्रांजैक्शन हमने की, तो उसका आंसर है वोचर, लेकिन बुक में आंसर दिया गया इंडेक्स। तो इसका भी मैं आपको प्रूफ बता दूं कि जुनेजा चावला की बुक है स्टेट बोर्ड की, उस बुक से मैंने ये पिक ली है। तो यहां देखो क्लियरली लिखा गया है, द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नोन एज वोचर्स। तो क्लियरली लिखा गया है, ये भी एज एन एविडेंस आप उनको दिखा सकते हो। चलिए जी वापिस आते हैं। अब एक और क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें क्या दिक्कत थी, चलिए देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, यहां पे भी देखिए लैंग्वेज पूरी तरह से क्लियर नहीं है। इफ देयर इज ए पॉजिटिव बैलेंस इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देन व्हाट डज इट इंडिकेट। अब देखिए हमने जो मतलब समझा है प्रॉफिट पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस में, पॉजिटिव बैलेंस का मतलब हो गया प्रॉफिट, नेगेटिव बैलेंस का मतलब हो गया लॉस, या फेवरेबल या अनफेवरेबल बैलेंस। अब यहां कहा पॉजिटिव बैलेंस इन द डेबिट साइड, ये आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये डेबिट साइड। पॉजिटिव बैलेंस का मतलब तो नेट प्रॉफिट से लेते हैं हम, तो इसका आंसर मतलब नेट प्रॉफिट होना चाहिए उस हिसाब से। अब क्वेश्चन में जो आंसर की में आंसर दिया वो नेट लॉस है। अब इस पॉजिटिव बैलेंस को मैं क्या समझूं, फिर या तो मैं ये समझ सकता हूं कि पॉजिटिव बैलेंस का मतलब कि एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड से बड़ा है, तब तो इसका आंसर नेट लॉस हो सकता है। लेकिन अगर अगर मैं सिर्फ इस पॉजिटिव की बात करूं, पॉजिटिव बैलेंस हमारा किसका होता है, प्रॉफिट का, और नेगेटिव बैलेंस किसका होता है, लॉस का। और अगर डेबिट साइड में पॉजिटिव बैलेंस दिया तब इसका आंसर नेट प्रॉफिट बनता है। तो ये एक कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, इसमें क्लियर नहीं है। इसकी जगह अगर ये पूछ लेते कि इफ देयर इज डेबिट बैलेंस, इफ देयर इज क्रेडिट बैलेंस, तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि डेबिट बैलेंस है तो लॉस है, क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट है। अब यहां पर ये चीज क्लियर नहीं है। आंसर जो दिया गया वो दिया गया नेट लॉस, लेकिन इसका आंसर नेट प्रॉफिट भी हो सकता है। तो अब इसके बारे में देखिए, मैं खुद कंफ्यूज हूं कि इसका आंसर क्या दूं। उन्होंने आंसर की में आंसर नेट लॉस बताया, तो अब पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने वो आंसर नेट लॉस बताया। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, टीचर को कंफ्यूज कर देते हैं कि पूछना क्या चाहता है। तो ऐसे क्वेश्चन अवॉइड करना चाहिए। इन क्वेश्चन को भी क्लैरिटी से, क्वेश्चन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है, ये बच्चों के दिमाग में बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन ना पूछे जाएं तो ज्यादा अच्छा है। बाकी मैं चाहूंगा कि जेकेएसएसबी अपनी जो आंसर की है उसको रिवाइज करे, कम से कम जो 2 गलत आंसर हैं उनको सही करे, और बाकी इनके बारे में भी थोड़ा विचार करें कि क्या करना है आगे के लिए। इस तरह के क्वेश्चन ना पूछे जाएं, क्योंकि बहुत बड़ी एजेंसी है और इतने बड़े उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस ना पूछे जाएं। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि पूरे जो सिलेबस में से क्वेश्चन आए नहीं हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो न्यूली एडेड टॉपिक्स हैं उन पर ज़्यादा आप फोकस मत करिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन आएंगे तो मुझे लगता है 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए। इनकम टैक्स से 2 क्वेश्चन आए और 1 आध क्वेश्चन हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा था कि जो न्यूली बच्चे जिन्होंने अभी शुरू किया प्रिपरेशन वो ना करें, तो ऐसा ही हुआ है कि वो वहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ही आए हैं, बाकी सारा पुराना का पुराना ओल्ड सिलेबस से आया है। तो आपका पेपर ईजी था, अच्छा भी हुआ, लेकिन पर्सनली मैं चाहता हूँ कि इस तरह का बिल्कुल ही ईजी ना पूछा जाए, क्योंकि कुछ बच्चों के साथ फिर इनजस्टिस होगा। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बच्चों के लिए, आंसर की सही होनी चाहिए, और उसका लेवल भी थोड़ा मॉडरेट टू टफ रखें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बच्चों के लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।